हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के दो न्यू टॉपिक्स। और उन दोनों ही नए टॉपिक में आज हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम प्रीवियस लेक्चर में भी तो हमने कॉनकेव मिरर को ही पढ़ा था। एग्जैक्टली, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कॉनकेव मिरर के ऊपर ही बात करी थी कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसे बनाया कैसे जाता है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो अब बेटा ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और कॉनकेव मिरर के दो नए कॉन्सेप्ट्स को समझने की। और इसीलिए इस लेक्चर में भी हम आज बात करेंगे कॉनकेव मिरर के ऊपर ही। एक्चुअली होता यह है बेटा कि जब अपन कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो कॉनकेव मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाने के लिए पता है हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट एक ही होता है, बस उसको हम कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशंस पर रखते हैं, जिसके कारण वो कॉनकेव मिरर सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इमेजेस बना देता है। तो इस लेक्चर में बेटा हमें उन्हीं डिफरेंट इमेजेस को आज पढ़ना होगा। कहने का मतलब ये है कि आज के इस लेक्चर में हमें कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को बनाना भी सीखना होगा। अब देखो, ऐसा है कि रे डायग्राम्स को बनाने के लिए ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले वो रूल्स पढ़ाऊंगी और फिर इसके बाद में अपन कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स होते हैं ना, वो अपन बनाना सीख लेंगे, समझ लेंगे। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट कि आज हमें ये दोनों ही टॉपिक्स कवर करने हैं अच्छे तरीके से। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। सो आई होप कि आपको आज के सेशन का जो टारगेट है वो समझ में आ गया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना बेटा, इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम एक बार फिर से बात करेंगे कॉनकेव मिरर के ऊपर, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। आज की कहानी, आज के सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हमें कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स होते हैं वो हमें बनाना आज सीखना होगा। और रे डायग्राम्स को बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, चाहे जो हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, आज के लेक्चर की जो कहानी है वो हम रूल्स के साथ ही शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले अपन रूल्स ही पढ़ लेते हैं। अब आप बोलोगे कि हे भगवान, पता नहीं कितने रूल्स मैम पढ़ा देंगी। बेटा ज़्यादा नहीं होते हैं नियम, गिन के 3 से 4 रूल्स होते हैं। एक बार उन सारे ही रूल्स को आप समझ करके अपने दिमाग में बिठा लो तो तुम्हारे लिए फिर रे डायग्राम्स को बनाना बहुत ही ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। रूल्स को पढ़ने की शुरुआत अपन करते हैं। ओके, रूल्स तो पढ़ने ही अपन को है ना। और मैं काम करती हूँ, सबसे पहले ना यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेती हूँ, तब जा कर के जो ना रूल्स मैं तुमको ठीक से पढ़ा पाऊँगी। आ जाओ। कुछ इस तरीके से मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है। बेटा ये एक कॉनकेव मिरर है, तो ध्यान रखना जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा। मैं ये मान के चलती हूँ कि आज जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं उन सभी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर लगा लिया होगा जहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर के बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं। कोई ऐसा बच्चा जो वो बोले कि मैम मैंने पिछला लेक्चर तो नहीं देखा है, बस मैं यहाँ आ गया, तो बेटा ये गलती मत करो, ये ब्लंडर मत करो। तुम सबसे पहले जा कर के पिछला लेक्चर लगाओ, तभी तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे ना कॉनकेव मिरर को लेकर के, वो तभी क्लियर हो पाएंगे जब तुम लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जा कर के देखोगे।
क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था बेटा, तो पिछला लेक्चर तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, ये क्या है बेटा, ये एक कॉन्केव मिरर है, मतलब कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक कर्व्ड मिरर है, तो जाहिर सी बात है इसका जो अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा वो अंदर की तरफ कर्व्ड होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये देखो, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ना बेटा, ये क्या है, ये है अपने कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया ना, तुमको दिख रहा होगा, है? तो ये क्या है, ये अपने कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और तुम देख सकते हो कि ये किस तरीके से अंदर की तरफ कर्व्ड है। मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कॉन्केव मिरर है बेटा, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, ठीक है, बना लिया। चल, और ये वाला जो साइड होगा ना बेटा, ये वाला जो सरफेस होगा मिरर का, ये तो यहाँ पर सिल्वरिंग करी गई होगी, है ना, इसलिए यहाँ पर हमने ऐसी डिजाइन बना के रखी हुई है। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पर इसका पोल भी बना देती हूँ। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोल लो, अपर्चर बोल लो, ये सारे जो टर्म्स मैं अभी तुम्हारे सामने बोल रही हूँ ना बेटा, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। इसीलिए मैं कह रही हूँ जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं लगाया है सीधे यहाँ आ गया है बेटा, ऐसा मत करो, जाके पिछला लेक्चर लगाओ, तभी जो है तुम्हें यहाँ पर आज की बातें समझ में आएंगी। वरना तो आप बोलोगे कि मैम निकल गया, सर के ऊपर से निकल गया, बहुत ज़ोर से निकल गया, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बेटा मैं एक पोल भी यहाँ पर इसका बना देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। अलग कलर से बनाऊँ क्या, हाईलाइट होना चाहिए, है ना। तो ये है पोल, अपने कॉन्केव मिरर का पोल, ठीक है। चलो, पोल बनाया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना ही देती हूँ, उसको भी क्यों छोड़े। नीचे लिखती हूँ, नीचे, या चलो ऐसे लिख देती हूँ। तो ये है अपने मिरर का पोल, ये थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए मुझे, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और पोल को अपन कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इतना बना दिया है तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ही देते हैं ना। प्रिंसिपल एक्सिस को भी अपन क्यों छोड़े, आ जाओ। ये बन गई बेटा अपनी प्यारी सी प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक बार मैंने फिर से ठीक से ड्रॉ कर दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन जो अपन ड्रॉ करते हैं और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का जो पोल है उसको क्रॉस करती है ना, ये क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन है। यदि आपके सामने कॉन्केव मिरर आ गया ना बेटा, तो तुम्हें उसकी ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस दिखेगी नहीं। ये अपन इमेजिन करते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करती हुई निकल रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इतना ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, रूल 1 से अपन शुरू कर देते हैं। रूल 1 बोलता क्या है, रूल 1 ये बोलता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो देखो बेटा ये तो मतलब कॉमन सेंस है ना कि मिरर के जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के लाइट रेज गिरेंगी, क्या होगा, गिरने के बाद, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा ना भाई। लाइट रेज आएंगी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आकर के टकराएंगी, गिर जाएंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जा करके, तो गिरने के बाद या टकराने के बाद क्या होगा, लाइट रेज अंदर तो नहीं घुस जाएंगी ना, अरे बेटा वो वापस लौट जाएंगी ना, बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये सब तो अपन को पता है। तो नियम 1 ये कहता है, रूल 1 ये कहता है कि वो इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो जाकर के कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाकर के टकराती हैं, उसके ऊपर गिरती हैं, आफ्टर टकराव जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं बेटा, वो फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती हैं। यहाँ पर मैंने फोकस नहीं बनाया, चलो मैं यहाँ पर लगे हाथ इतना बनाया, तो फोकस भी, प्रिंसिपल फोकस भी ड्रॉ कर ही देती हूँ। रूल 1 समझ में आया, रूल 1 क्या बोलता है, मतलब ये नियम है कि वो इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं,
मिरर के ऊपर आकर के स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी ना, जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी वो फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेंगी। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? बेटा ये नियम मैंने नहीं बनाए, जिसने बनाए हैं उससे जाकर के पूछ लेना। जो नियम होते हैं वो तुमको एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में भी तो कुछ ना कुछ रूल्स होते होंगे ना, कि इतने बजे स्कूल आना है मतलब आना है, इतने बजे स्कूल की छुट्टी होनी है मतलब होनी है। तुम जाकर के ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाते हो कि रोज जो है ना आप स्कूल 8 बजे से क्यों रखते हो, 9 बजे से क्यों नहीं रखते हो। जो रूल्स हैं वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल 1 यही कहता है कि वो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज या वो लाइट रेज या वो इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ तो तुम्हारे लिए इस चीज को समझना आसान होगा। ये देखो, ये आई है पैरेलल इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है ये ना, ये देखो ना, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये देखो इंसिडेंट लाइट रे, ये दोनों पैरेलल है। इसने क्या करा, जाकर के मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के इसने स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे है जो, अब जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी ना बेटा, वो फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी लाइक दिस। तो पहला नियम ये बोलता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी। ठीक है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो एक ही रे बनाई है, कोई बात नहीं, तुम एक और बना लो, है ऐसा कुछ वो थोड़ी ना है कि मैम एक ही बनेगी। अरे बेटा लाइट रेस तो बहुत सारी आती हैं, वो तो अपन को रे डायग्राम बनाना होता है और ऐसा बनाना होता है कि वो उसको कोई समझ पाए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 लाइट रेज लेते हैं और उसी के साथ जो है रे डायग्राम्स बनाते हैं। अच्छा, रे डायग्राम्स बनाने का एक नियम ऐसा भी होता है, ये आप ये समझ लो कि ये एक ऐसा रूल है जो कोई कहता नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि जब भी आप कोई भी रे डायग्राम बनाओ तो मैक्सिमम 2 रेज को लेकर के बनाओ। ये नहीं कि मैम सोर्स से तो हजारों लाइट रेज आ रही हैं तो हम हजारों लाइट रेज लेकर के जो है ना रे डायग्राम बनाएंगे। बेटा वो रे डायग्राम कभी भी किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा। डायग्राम ऐसा बनाओ जो किसी को समझ में आए। ठीक है, तो 2 लाइट रेज इनफ होती हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक और ले सकते हो। ये देखो, ये एक और लाइट रे आ गई है, ये एक और लाइट रे आ गई है। देखो इंसिडेंट लाइट रे, ये भी तो कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइट रे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, देखो पैरेलल है ना आपस में। इसने भी जाकर के क्या करा है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के इसने स्ट्राइक कर दिया है। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कहां से या किसको क्रॉस करती हुई निकलेगी? बेटा ये इंसिडेंट रे कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जाकर के गिर रही है मिरर के ऊपर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, वो मिरर के फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी लाइक दिस। ये देखो, ये निकल गई रिफ्लेक्टेड रे, निकल गई रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, और देखो कैसे निकल रही है, फोकस को क्रॉस करते हुए निकल रही है। तो ये नियम है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then reflected wave, क्या बोल रही हूं मैं, then reflected ray will cross focus। ठीक है, कि अगर इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल में है, देन रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, फोकस को क्रॉस करेगी। ठीक है, अब अगर तुम्हें यह समझ में आ गया है बेटा, तो फिर तुम्हारे लिए रूल 2 को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल 2 बिल्कुल इसका ऑपोजिट बोलता है। पहला नियम समझ में आया ना, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। पहला नियम क्या था कि इंसिडेंट लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, फोकस को क्रॉस करेगी, फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। अब इसका उल्टा कर दो। आप बोलोगे मैम उल्टा मतलब क्या? उल्टा मतलब ये कि वो लाइट रे जो, या वो इंसिडेंट लाइट रे
जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी। मैंने क्या कहा, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि इंसिडेंट लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। रूल नंबर 2 एकदम उसका उल्टा बोलता है, वो बोलता है कि भाई वो इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बना के बताती हूं मैं यहां पर आपको, देखो एक बार फिर से इसके लिए मुझे यहां पर कॉन्केव मिरर ड्रॉ करना होगा। ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया पोल, ये बन गया फोकस और ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा मेरे पास स्केल नहीं है, वरना तो मेरी जो लाइन है ना ये प्रॉपर तुम्हें स्ट्रेट दिखती। चलो एक काम करते हैं ना, बना ही देते हैं, वरना तुम बोलोगे कि मैम आपकी जो लाइन बनाई है आपने वो कतई स्ट्रेट नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस। अब ठीक है, चलो ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नियम ने क्या बोला, नियम ने बोला कि भाई वो इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई, नहीं लाइट रे चाहिए मुझे, लाइन नहीं चाहिए, लाइक दिस, वो इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, अरे तुम काहे खिसक गई भाई, हाँ जी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल उल्टा। अब देखो ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, कैसे आ रही है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के तो गिरेगी, लेकिन फोकस को क्रॉस करती हुई आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल हो जाएगी। लिख दूं मैं यहां पर रूल नंबर 2 कि इफ इंसिडेंट रे strikes the reflecting surface by crossing focus, then reflected ray will be parallel to, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बाय क्रॉसिंग द फोकस, प्रिंसिपल फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चल अब हम देखते हैं तीसरा नियम, रूल नंबर 3। रूल नंबर ये 3 बोलता है, उसके पहले मुझे यहाँ पर फिर से वही कॉन्केव मिरर बेटा बनाना पड़ेगा ना, कॉन्केव मिरर ये बना दिया। आ जाओ फटाफट से अपन काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, फिर ये बन गया पोल, ये बन गया फोकस, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा दूर लिखूंगी क्योंकि अभी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से काम है। क्या काम है, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि वो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आकर के स्ट्राइक कर रही है, कैसे स्ट्राइक कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए। मतलब कि अब एक ऐसी इंसिडेंट लाइट रे आई है बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही है, लाइक दिस। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है अपना मिरर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके ऊपर आकर के लाइट रे गिर रही है, इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, पर कैसे हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पता है क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करेगी। मतलब कि जैसी इंसिडेंट लाइट रे आई है ना, रिफ्लेक्टेड रे बोलेगी कि मैं भी वैसे ही निकल जाऊंगी, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी ना वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई निकलेगी, लाइक दिस। ये देखो, ये थोड़ी सी अलग सी बन गई है, हाँ अब ठीक है, ये देखो
मतलब इंसिडेंट रे आई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए और मिरर के ऊपर आकर के गिरी थी, तो रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ क्या, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी निकली कि वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रही है। ये देखो ना, ये देखो, इंसिडेंट रे ऐसी आई और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे निकल रही, मतलब कि दोनों ही जो रेज है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रही हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेगा कि भैया मुझे जो है तुम लोग क्यों मार रहे हो, चलो ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे आई थी है, मुझे क्रॉस करके निकल गई, लेकिन अभी जो रिफ्लेक्टेड रे है नालायक, ये भी इंसिडेंट रे के पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करके जो है ना निकल रही है। ये क्या नाटक है। आप बोलोगे कि मैम ये जो रिट्रेस वर्ड है ये तो आपने पहले भी कहीं बोला है, कब बोला है, याद करो जब अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, और मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मान लो कि ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके ऊपर यदि इंसिडेंट लाइट रे कैसे आ रही है, नॉर्मली आकर के गिर रही है, याद आया कि नहीं नॉर्मली वर्ड, कि ये मान लो क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मान लो आकर के इंसिडेंट रे नॉर्मली गिर रही है या लाइट रे आकर के नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करेगी, कि मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उसके ऊपर ये लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली। बेटा नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। नॉर्मली वर्ड का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सरफेस के ऊपर आकर के लाइट नॉर्मली गिर रही है, इसका मतलब सरफेस के साथ लाइट क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आकर के लाइट रे गिरती है सरफेस के ऊपर बेटा, वो वाला पॉइंट जहां पर आकर के लाइट रे गिर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। याद आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे खुद सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि लाइट रे आकर के नॉर्मली गिर रही है, प्लस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब आप बोलोगे कि मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों, यहाँ पर तो हमें मैम कोई दिख ही नहीं रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये देखो मैम, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ी हुई हैं, तो इनके बीच तो बेटा कोई एंगल बना नहीं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो यहाँ पर 0 होगा ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पर अपन 0 कैसे बना सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलेगी कि यार एक काम करते हैं, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 0 एंगल बना रही है तो मैं भी, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 0 ही एंगल बनाऊंगी। कैसे, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेगी कि भैया मैं तो इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस कर लूंगी, मतलब कि जैसे इंसिडेंट रे आई थी वैसे ही बेटा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल भी जाएगी। जैसी आई थी इंसिडेंट रे वैसे कि वैसे रिफ्लेक्टेड रे निकल भी ली, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ने इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस कर लिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब 0 हो गया। ये मत बोलना कि मैम रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पर अपन ने रिट्रेस वर्ड सुना था, तो सेम यहाँ पर वर्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब एक ऐसी इंसिडेंट लाइट रे आए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करेगी। इंसिडेंट रे के पाथ को बेटा ये रिट्रेस करेगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम ऐसा क्यों हुआ, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करती है वो समझ में भी आता है ना, कि इंसिडेंट रे नॉर्मली आकर के गिरी थी सरफेस के ऊपर, सरफेस के साथ इंसिडेंट रे ने खुद 90 डिग्री का एंगल बनाया था। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब हमने नॉर्मल ड्रॉ करा तो हमें ये पता चला कि भाई इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 0 होना था, और उस चक्कर में फिर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस कर लेती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्टेड रे ने इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस किया है,
क्योंकि बेटा यहाँ पर भी जब इंसिडेंट रे आ रही है ना, वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली आकर के गिर रही है। अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लो कि रिफ्लेक्टेड रे केवल एक ही कंडीशन में इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करती है, जब वो इंसिडेंट रे सरफेस के ऊपर आकर के नॉर्मली गिरे, यानी कि जब इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना करके गिरती है। आई रिपीट, जब कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरती है 90 डिग्री का एंगल बना करके, तब ही रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करती है। ये एक चीज फिक्स है, अपने दिमाग में बिठा लो। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा कि इंसिडेंट रे नॉर्मली आकर के गिर रही है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर बेटा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये हो गया है पोल, ये हो गया है फोकस, ये हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लो कि लाइट रे आकर के गिरती है कुछ इस तरीके से, मान लो कि लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से, और ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलो अपन एक काम करते हैं, इंसिडेंट लाइट रे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट के ऊपर आकर के गिरी, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना है, अपन उसका नाम रख देते हैं क्या, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए यहाँ पर क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जरा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ए पर नॉर्मल ड्रॉ करके बताओ, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप बोलोगे कि मैम अगर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एकदम प्लेन होता, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर का होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन, अगर वैसा होता तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाने के लिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे लिए बनाना बहुत आसान होता। हम एक सीधी लाइन खींच देते तो वो क्या बन जाती, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बन जाती। लेकिन मैम यहाँ पर तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ पर मैम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाना तभी आसान होता है बेटा जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, प्लेन हो। खटाक से क्या करो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक लाइन खींच दो सीधी सीधी, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बट यहाँ पर तो अपना क्या है, कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, कर्व्ड मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है। तो इस कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ए पर, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर मैम नॉर्मल कैसे बनाएंगे, नहीं समझ में आ रहा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है बेटा, जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अभी अपना कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आप कोई भी रैंडम एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर यदि आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप उसके लिए पता है क्या करोगे, उस पॉइंट को आप ले जा करके जोड़ दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, कुछ इस तरीके से। ये अरे ये और कौन कौन सी लाइनें बन गई भैया, लाइक दिस। ये पॉइंट ए क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। यहां पर मुझे नॉर्मल बनानी थी, तो पता मैंने क्या करा, इस पॉइंट को मैंने उठा करके जोड़ दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो ये जो लाइन यहां पर बनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ए, बेटा यही तो है नॉर्मल। दिस इज ओनली नॉर्मल। फ्लैट सरफेस या प्लेन सरफेस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाना बड़ा आसान है, लेकिन कर्व्ड सरफेस के ऊपर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ना। तो उस चैलेंज को इजी बनाने के लिए मैंने आपको क्या बता दिया है कि उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो जो लाइन बनेगी वही कहलाएगी नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि यहाँ पर पॉइंट ए। तो लाइट रे यहाँ पर इस तरीके से आ रही थी, मतलब ये इंसिडेंट रे थी और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पॉइंट ए पर आकर के गिर गई, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे थी, ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ए पर आकर के गिर गई, तो पॉइंट ए क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करा, इस पॉइंट को अपन ने जोड़ दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो ये लाइन क्या बन गई, नॉर्मल बन गई। अब तुम देख लो, है अब तुम देख लो कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बना है। ये एंगल देख लो कितना बना है, मान लो कि ये बना है 30 डिग्री का एंगल,
मान लो कि ये एंगल बना है 30 डिग्री का, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेटा ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। ग्रीन कलर की क्या है, इंसिडेंट रे है, ब्लू कलर की क्या है, नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना बना, 30 डिग्री का बना, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, अरे 30 डिग्री का ही ना बनेगा। तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना करके क्या होगा, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड रे भी निकाल जाएगी। 30 डिग्री का एंगल बना करके बेटा नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना करके, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री का बना करके रिफ्लेक्टेड रे भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जब अपने पास कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो किसी भी पॉइंट पर हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को उठा करके हम जोड़ देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो जो लाइन बनती है जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हुआ, सवाल तो आप बोलोगे कि मैम कुछ और था, हमारा सवाल ये था कि आखिर ये वाला जो है ना, ये रूल क्यों आया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को यदि कोई लाइन क्रॉस करते हुए इंसिडेंट होगी, मतलब लाइट रे इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी। मैम ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन बेटा यहीं छुपा हुआ है, यहीं छुपा हुआ है। चलो यहां पर देखो, ये है कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या, इंसिडेंट लाइट रे आई, इंसिडेंट लाइट रे आई, कैसे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए आई और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है, गिर रही है ना। ये देखो ना, इंसिडेंट लाइट रे आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही है। जिस पॉइंट पे आकर के बेटा लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट को अपन बोल देते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लो कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ओ। पॉइंट ओ क्या है, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ओ बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि वो वाला पॉइंट है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है, कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना है, तुम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो। जैसा कि यहां पर देखो ना, पॉइंट ए पर आकर के लाइट इंसिडेंट हो रही थी, तो हमने क्या करा था, पॉइंट ए पर जो ना नॉर्मल बनाया था। अब यहां पर पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो जरा बनाओ पॉइंट ओ पर नॉर्मल। पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बनाओ इसके ऊपर नॉर्मल। कैसे बनाओगे, तो तरीका क्या था, जिस भी पॉइंट पर आपको नॉर्मल बनाना है बेटा, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठा करके जोड़ दो, तो जो लाइन बनेगी जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट पॉइंट, वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। तो सिमिलरली पॉइंट ओ पर मुझे यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मल बनानी, तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को मैं उठा करके जोड़ दूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, इस पॉइंट को मैं उठा करके जोड़ दूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो लाइन यहाँ पर जो बनी है ब्लू कलर की, जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस पॉइंट, इस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ यहाँ पर क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे आ कैसे रही थी, इंसिडेंट लाइट रे कैसे आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही थी एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने क्या करा, नॉर्मल ड्रॉ करा। कैसे, उसको अपन ने जोड़ दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो जो लाइन बनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ओ, ये क्या बन जाएगी, नॉर्मल एट पॉइंट ओ। अब बेटा ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है, ये कुछ तुम्हें देखा देखा सा नहीं लग रहा। अभी अभी तो तुमको मैंने बताया था, अभी अभी तो तुमको मैंने बताया था कि जब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल जब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो करना पड़ता है। और उस चक्कर में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं कि भैया जैसी इंसिडेंट रे आई है ना, मैं वैसे के वैसे लौट जाऊंगी, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे तब इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो यहां पर भी तो बेटा वही सीन है, यहां पर भी तो वही सीन है। ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये जो व्हाइट कलर की मैंने बनाई है ना बेटा, ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे, और यहां पर ये जो ब्लू कलर की बनी है, ब्लू कलर की, ये क्या है,
ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, और तुम देख सकते हो साफ साफ कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, बिल्कुल यहाँ पर देखो ना, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जीरो। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी होना चाहिए जीरो, और क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो करना है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल भी हमें जीरो करना है, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेगी कि भैया मैं तो एक काम करती हूँ, जैसी इंसिडेंट रे आई थी मैं वैसे के वैसे निकल जाती हूँ। इंसिडेंट रे कैसे आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई, तो मैं भी उसी को क्रॉस करते हुए निकल जाऊंगी। मतलब कि यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस कर लेगी, और कुछ इस तरीके से देखो, रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई। अब समझ में आया कि ये नियम क्यों आया। आपने बोला कि चलो मैम ठीक है, हमने मान लिया कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो इंसिडेंट लाइट रे बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है। हमने मान लिया कि ये नियम होता है। हमने इसका जो उल्टा जो दूसरा नियम है हमने वो भी मान लिया कि वो इंसिडेंट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, हमने ये भी मान लिया। पर हम ये वाला नियम कैसे मान लें कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर वो आकर के गिरती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, उसके पाथ को रिट्रेस करके सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी। ऐसा हम क्यों मान लें? तो इसका जवाब तुमको मैंने यहां पर दिया है कि बेटा जब कोई इंसिडेंट लाइट रे मिरर के कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई, तो असली बात ये होती है कि वो इंसिडेंट लाइट रे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उस स्पेसिफिक पॉइंट पर बेटा आकर के नॉर्मली गिर रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके आकर के, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरने का मतलब यही है कि इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मली आकर के गिर रही है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। और अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आकर के गिरेगी तो आप सभी को पता है क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होगा, और रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करेगी। तो यहां पर तुमने दो नई चीजें सीखी। एक नई चीज तुमने क्या सीखी कि कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर यदि तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना तो तुम क्या करोगे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दोगे। तो जो लाइन बनेगी ना ये ज्वाइन करने वाली, यही क्या कहलाएगी, नॉर्मल एट दैट पॉइंट। और जब कोई इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर आकर के गिरती है, तो मान जाओ कि वो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मली आकर के मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा उसके बाद में, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस कर लेगी। नियम समझ में आ गया? चलो अब एक लास्ट नियम बेटा और बचा है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, बहुत इजी है। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि भाई अगर कोई इंसिडेंट रे, अरे ये कुछ अजीब सा बन गया है, रुको। अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर के पोल के ऊपर आकर के ओब्लिकली गिर रही है, ये देखो ये मिरर का पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लास्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे मिरर के पोल के ऊपर आकर के ओब्लिकली गिर रही है, ओब्लिकली गिरने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो सेम एंगल के साथ क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे निकल भी जाएगी, मतलब कि ओब्लिकली निकल भी जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा नियम है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब जरा अपन एक बार रीड कर लेते हैं सारे रूल्स को। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर passes एक्चुअली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर ऑन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब वही है कि यदि इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड नियम क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to the principal axis of the mirror on the reflection। कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आ रही है कि मिरर के फोकस को क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है,
तीसरा नियम अपन सबने देख लिया है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, that is such a ray retraces in path in opposite direction, है ना, retrace करेगी इंसिडेंट रे के पाथ को but in opposite direction. Last, a ray of light incident obliquely towards the pole of the concave mirror is reflected obliquely as per the law of reflection. ठीक है, चल, तो ये सारे बेटा नियम हो गए हैं. अब एक काम करते हैं, कॉन्केव मिरर के सामने, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी अपन कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसकी इमेज बनाएगा. तो आप बोलोगे कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो इमेज तो बनाएगा ना. इसमें खास बात क्या है? खास बात ये बेटा कि यदि हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशंस पर रखें तो कॉन्केव मिरर सेम ऑब्जेक्ट की ही अलग अलग इमेजेस बनाता है. खास बात ये है. और उन इमेजेस को ट्रेस करने के लिए हमें वो रूल्स चाहिए होते हैं जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, 4 नियम. तो आ जाओ अपन केस नंबर 1 से शुरू करते हैं. केस नंबर 1 से शुरू करते हैं और मेरी बात को ध्यान से समझ लो बेटा. ये जितने भी रे डायग्राम्स अभी तुमको मैं बता रही हूँ बनाना, समझाऊंगी बनाना, ठीक है ना. ये सारे के सारे रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम बोलोगे कि मैम कोई ऐसा एक रे डायग्राम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दो, तो मैं बोलूंगी कि ऐसा कोई एक रे डायग्राम नहीं है. 6 केसेस होते हैं कॉन्केव मिरर के. कॉन्वेक्स के 2 ही होते हैं, कॉन्केव के 6 होते हैं और 6 के 6 ही इंपॉर्टेंट है. इनमें से कोई एक ज्यादा एक कम इंपॉर्टेंट नहीं होगा बेटा. ठीक है, चलो, तो ये है अपना कॉन्केव मिरर लाइक दिस. ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मिरर का पोल, ये हो गया फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. और तुमको ध्यान होगा कल अपन पढ़ चुके हैं कि कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये सब के सब कहाँ लाया करते हैं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने. मिरर के सामने का मतलब क्या होता है बेटा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या होता है कि मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उस वाले साइड में जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाए, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाए, जब पोल आ जाए, तो जब फोकस आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये सब कहाँ लाया कर रहे हैं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने. ठीक है, चलो, तो ये सब अपन ने ड्रॉ कर दिया है. अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की बेटा हमें कुछ नहीं, अलग अलग पोजिशन बनानी है कॉन्केव मिरर के सामने. तो अपन दूर से शुरुआत करते हैं, मतलब कि सबसे पहले अपन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? कॉन्केव मिरर से बहुत दूर है. अरे कितने दूर है? बहुत ज्यादा ही दूर है. अरे कितने दूर है? तो आप बोलोगे कि मैम इन्फिनिटी पे है. जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ये तुम अपने रूम में बैठे हुए हो, तुम्हारे रूम के बाहर तुम देखो खिड़की से एक पेड़ तुमको दिख रहा होगा, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, अब कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर रख रहे हैं. कितना दूर? इन्फिनिटी पे. तो ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है. ठीक है, और एक नियम एक और होता है. नियम ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा होता है उससे निकलने वाली जो लाइट रेज होती है बेटा, वो हमेशा पैरेलल होती है. ये नियम है, मतलब माना जाता है ये. यदि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी ना बेटा, या जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होंगी, वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. ठीक है, चलो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे. मान लो कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है. बहुत दूर रखा हुआ है. कितने दूर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से बेटा जो लाइट रेज आएंगी ना, जो मिरर के ऊपर आकर के गिरने वाली हैं, मतलब जो इंसिडेंट लाइट रेज निकलेंगी ना ऑब्जेक्ट से, वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. तो आ जाओ अपन पैरेलल लाइट रेज बना देते हैं. और जैसा कि मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब भी अपन रे डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो बस 2 रेज से रे डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं. एक रे से काम नहीं चलेगा कि आप बोलोगे मैम सही बात है, एक काम करते हैं हम तो केवल एक ही रे बनाते हैं और उसी से रे डायग्राम बनाएंगे. बेटा एक रे से रे डायग्राम नहीं बन सकता. क्यों? रे डायग्राम को बनाने का पर्पस ये होता है कि आपको ये पता चले कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पर इमेज कैसी बन रही है और कहाँ बन रही है. और इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज तो होनी चाहिए ना, क्योंकि इमेज बनती कब है? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं बेटा, तभी तो इमेज बनती है. तो रिफ्लेक्टेड रेज को मिलाने के लिए तुमको कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज तो चाहिए ना.
तुम एक के साथ तो नहीं खेलोगे कि भाई मेरे पास तो एक ही रिफ्लेक्टेड रे है, मैं एक ही से डायग्राम बनाऊंगा। एक से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास कम से कम दो रेस तो होनी चाहिए, 2 लाइट रेस तो होनी चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा रे डायग्राम बन सकता है। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 2 इतना मान करके चलो, ठीक है। चलो, ये हो गई पहली इंसिडेंट लाइट रे। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी है, पैरेलल है, लाइक दिस, ये ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां से भी आ रही है दूसरी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ, ये अपन पहला केस देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, और इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये देखो 2 इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं जो आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, याद करो पहला नियम हमने अभी अभी पढ़ा है बेटा, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब इंसिडेंट लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती हैं। तो यहाँ पर भी तो वही होगा मुन्नो, और क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगा कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेंगी। ये देखो, ये इंसिडेंट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी, है ना। इंसिडेंट लाइट रे जो है ना बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी, ठीक है। अब जो दूसरी अपन ने इंसिडेंट लाइट रे निकाली है, मतलब जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, अरे तुम ये देखो ना, ये वाली जो इंसिडेंट लाइट रे है ना जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये भी तो फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी ना। ये देखो ये निकल गई। तो 2 इंसिडेंट लाइट रेज हमने ली थी, एक ये वाली, और दोनों का हमने रिफ्लेक्शन करवा दिया। ये लाइट रे आई, टकराई, और टकराने के बाद देखो रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल गई। फिर से यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इंसिडेंट लाइट रे आई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। तो आप बोलोगे कि मैम आपने अभी अभी कहा था, क्या कहा था, कि जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं तभी इमेज बनती है। क्या यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिली, तो आपने कहा हाँ मैम रिफ्लेक्टेड रेज मिली। कहाँ मिली मैम, फोकस पे मिली। इसका मतलब इमेज भी कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो शुरुआत अपन ने करी है ऑब्जेक्ट को बहुत ही मिरर से दूर रखने से। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर से बहुत दूर है। कितना दूर है, इन्फिनिटी पे है। तो उससे क्या आ गई, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आ गई, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल 1 सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती हैं। यानी कि फोकस पर क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज मिली, और जहां मिली इमेज वही बनेगी, मतलब कि फोकस पर ही इमेज बनेगी, फोकस पर ही इमेज बनेगी। तो यहां पर मैं लिख दूं कि इमेज कहां बनी, इमेज बनी एट फोकस। कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, कल तुमको मैंने मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में तुमको मैंने 2 तरह की बताई थी इमेजेस होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है बेटा जो मिरर के सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ दी मिरर बनती है। तो यहां पर देखो ना, साक्षात तुमको दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मिल रही हैं, और मिल रही हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, मिरर के सामने ही हो रहा है। जो तुम्हारे पीठ पीछे हो वो झूठ, जो तुम्हारे सामने हो वो सच। जो मिरर के सामने हो वो सच, जो मिरर के पीछे हो वो झूठ। जो मिरर के सामने हो वो रियल, जो मिरर के पीछे हो, बिहाइंड द मिरर हो, वो नॉट रियल, मतलब कि वर्चुअल। यहां पर मिरर के सामने क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिल रही हैं, और मिरर के सामने मिल रही है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, इसका मतलब मिरर के सामने ही इमेज बनेगी। कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है, लेकिन मिरर के सामने बन रही है ना। तो मिरर के सामने मतलब क्या, रियल इमेज। बोलो ना, रियल इमेज। और रियल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड जुड़ता है, इन्वर्टेड। यानी कि तुमसे पूछा जाएगा, सवाल ऐसे बनते हैं कि बताओ इमेज का नेचर कहाँ है। मतलब देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, तो इमेज कहाँ बनी,
फिर इमेज का नेचर क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई इमेज का नेचर है रियल और इन्वर्टेड, कि मिरर के सामने बनेगी इमेज लेकिन उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, कि मान लो पेड़ ऐसा खड़ा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर था और तुमने इसके सामने बहुत दूर पेड़ रख दिया, तो जो इसकी इमेज बनेगी ना कॉन्केव मिरर के ऊपर बेटा, वो कैसी होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और फिर आखिरी सवाल जो पूछा जाता है साइज के बारे में, कि इमेज कहाँ बनी, कैसी बनी और इसके बाद में कितने साइज की बनी, तो तुम यहाँ पर लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी ना बेटा। देखो ना यहाँ पर तुमको दिख रही है कि यहाँ पर इमेज बनती हुई, मतलब दिखेगी लेकिन बहुत छोटी सी बनेगी, एकदम पॉइंट साइज बनेगी बेटा, एकदम पॉइंट साइज, एकदम छोटी सी बनेगी। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट छोटा था, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसकी इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। तो ये पहला केस सबको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे जो निकलने वाली लाइट रेज होंगी बेटा, इंसिडेंट लाइट रेज, वो पैरेलल होंगी आपस में भी, प्रिंसिपल एक्सिस के भी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल 1, रिफ्लेक्टेड रेज फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेंगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज मिली कहाँ, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पर ही बनेगी। और लिटरली आपको यहाँ पर लाइट रेज बेटा मिलते हुए दिखेंगी, जो दिख रहा है मतलब वो तो सच्चा हुआ ना, वो तो रियल हुआ। तो फोकस पर जो इमेज बनेगी बेटा वो रियल इमेज होगी, ठीक है, और इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, एकदम पॉइंट साइज्ड होगी। पहला नियम, मतलब पहला केस समझ में आया। अब अपन बात करते हैं केस नंबर 2 की। आ जाओ, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अब अपन क्या करेंगे ना, धीरे धीरे मिरर के पास लेकर के आते जाएंगे ऑब्जेक्ट को। अभी अपन ने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था, अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लेकर के आते जाएंगे। और यहां पर आप नोटिस करोगे बेटा कि जैसे जैसे हम कॉन्केव मिरर के पास लेकर के आते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती जा रही है। यहां पर देखो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर बनी थी, ऑब्जेक्ट तब कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर के आएंगे। कितना नजदीक लेकर के आएंगे मिरर से, तो उसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ कहीं पीछे रख देंगे। अभी तक तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, अब इसको अपन नजदीक लेके आएंगे मिरर से। कितना नजदीक, तो इसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे रख देंगे। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहां पर हमने बेटा रख दिया है ऑब्जेक्ट को, ये दिख रहा है, कहाँ है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे, बहुत दूर नहीं है, इन्फिनिटी में नहीं है, थोड़ा सा नजदीक है। कितना नजदीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही इंसिडेंट लाइट रेज निकालनी पड़ेंगी ना बेटा ऑब्जेक्ट से, जो इसके ऊपर आकर के गिरेंगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, जहां मिलेंगी तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना वहां के वहां। तो आ जाओ, एक इंसिडेंट रे अपन बनाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ऑब्जेक्ट से देखो ना बेटा, यहां से एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। बेटा इंसिडेंट लाइट रे ना आपको निकलवानी पड़ेगी, जैसे कि यहां पर हमने निकाली थी, अब यहां पर भी निकाल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आई इससे जो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, लाइट रे फोकस को क्रॉस करती हुई, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी इंसिडेंट रे देखो ऐसी है बेटा, दूसरी इंसिडेंट रे ऐसी है जो फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, लाइक दिस। पहली इंसिडेंट रे ये थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी, है ना। अब जो दूसरी इंसिडेंट रे है बेटा, वो फोकस को क्रॉस करती हुई
मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि वो इंसिडेंट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर जाकर के गिरती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर भी यही होने वाला है बेटा, यहां पर भी वही होने वाला है कि ये इंसिडेंट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर जाकर के गिरी है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक ये इंसिडेंट रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करते हुए निकल गई। दूसरी इंसिडेंट रे जो फोकस को क्रॉस करते हुए गई थी मिरर के ऊपर गिरने के लिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो अब देखो, ये दोनों बेटा जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ही रेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है? एक पॉइंट पर जहां मिलेंगी इमेज वहीं बनेगी। तो बेटा यहां पर बन जाएगी तुम्हारे ऑब्जेक्ट की इमेज। कहां बनी है? तो आप बोलोगे कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनी है, तो यहां पर मैं लिख दूं इमेज कहां बनी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसी बनी? साक्षात दिख रही है ना, रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई। इमेज कहां बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने जो होता है वो रियल, यानी कि इमेज जो बन रही है यहां पर वो कैसी है? रियल है। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। और साइज कैसा होगा? बेटा देखो, साइज तो अभी भी छोटा ही है, ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज देखो इसकी छोटी बन रही है। तो इमेज की पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा? अभी भी डिमिनिश्ड ही है, छोटी ही है, बहुत छोटी नहीं है ना। पॉइंट साइज आप इसको नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपने कहा था कि मैम देखो एकदम बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज नहीं है, लेकिन छोटी तो अभी भी है ही है। तो ये दो केस तुम्हें समझ में आ गए। एक, जब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पर तो इमेज का बनी फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया मिरर के, कहाँ आ गया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज का बन गई फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अभी भी रियल इन्वर्टेड है, अभी भी साइज में छोटी ही है, ठीक है। चल अब अपन देखते हैं तीसरा केस, केस नंबर 3, जिसमें कि ऑब्जेक्ट को अपन और नजदीक ले आते हैं मिरर से। कितने नजदीक ले आते हैं? तो बेटा अभी तक तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे था। अब एक काम करते हैं, इसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ला करके खड़ा कर देते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखते हैं कि इस केस में इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा कॉन्केव मिरर। ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया पोल, ये बन गया फोकस, और ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो अपना बेटा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? ऑब्जेक्ट अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ चुका है, लाइक दिस, ठीक है। कहाँ आ गया अपना ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमने ला करके खड़ा कर दिया है। भाई हमारा मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्ट को अब धीरे धीरे मिरर के नजदीक लेकर के आते जा रहे हैं। पहले वो बहुत दूर था, कितने दूर? इन्फिनिटी पे। फिर कहाँ आ गया? इसके पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आकर के बैठ गया है। तो अब आज अपन बनाते हैं क्या? इसका रे डायग्राम। कैसे बनाएंगे? फिर से निकालेंगे दो इंसिडेंट रे। पहली इंसिडेंट रे अपन क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गई पहली इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकल करके, जो कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल 1, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी, निकल गई फोकस को क्रॉस करते हुए। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी इंसिडेंट रे निकालते हैं। अब अपन दूसरी इंसिडेंट रे निकालते हैं जो फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल 2, वो इंसिडेंट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरती है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये देखो, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों पैरेलल। तो दो रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल गई। ये पूरा नाटक हम क्यों कर रहे थे? ताकि हमको दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए। दो रिफ्लेक्टेड रे मिलने के लिए हमें सबसे पहले दो इंसिडेंट रे निकालनी भी पड़ी। पहली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करते हुए निकल गई। दूसरी इंसिडेंट रे फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर के ऊपर आगे गिरती, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आपको दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाली मिल गई। देखो क्रॉस कहाँ कर रही हैं दोनों? क्रॉस कर रही हैं दोनों यहाँ। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही था। और उसकी इमेज भी कहाँ बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई। लो बोलो, अभी भी देखो उल्टी ही है इमेज, है ना? देखो बेटा, जो चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है ना, वो अपराइट होती है, जिसको अपन बोलते हैं कि हाँ ये खड़ा है, सीधा है, मतलब सीधा है, ठीक है। और जो चीज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ जाए तो उसके लिए अपन बोलते हैं कि ये उल्टा है, ये इन्वर्टेड है। तो इमेज अब कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, मिरर के सामने बन रही है। मतलब कि अभी भी इमेज का नेचर कैसा है? रियल इन्वर्टेड है, लेकिन साइज क्या हो जाएगा? सेम। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब बेटा अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो कॉनकेव मिरर जो उसकी इमेज बनाता है वो सेम साइज की बनाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल, बोर्ड एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा केस होता है या ऐसा कहाँ रख दें हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने कि उसकी इमेज सेम साइज की बने। तो इसका जवाब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या होगा? अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है। जब तक बेटा इमेज मिरर के सामने बनती रहेगी तब तक इमेज रियल ही कहलाएगी, और रियल है तो जाहिर सी बात है वो इन्वर्टेड भी रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप उसको देखोगे, ठीक है। और साइज क्या होगा? साइज होगा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। तो तीन केसेस पढ़ लिए अपन ने 6 में से, और इन तीन केसेस को पढ़ने के बाद वही हुआ है बेटा जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के नजदीक आता जाएगा उसकी जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती जाएगी। पहले देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे, मतलब जब पहले ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज कहाँ बनी थी? मिरर के पास। कहाँ? उसके फोकस पर, ठीक है। फिर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट नजदीक आया, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा उसके पीछे हमने कहीं ला करके ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो उसकी इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पहले इमेज कहाँ बनी थी बेटा? फोकस पर बनी थी। अब देखो फोकस से दूर खसक करके इमेज कहाँ आ गई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले आए। अब देखो हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और नजदीक ले आए, अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज और दूर हो गई मिरर से। पहले सबसे पहले इमेज बनी थी फोकस पर, फिर खिसक करके दूर हो गई, कहाँ आ गई? वो आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अब देखो और दूर हो गई इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई है इमेज। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चल, मतलब याद तो वैसे सभी को रखना है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 4। अब कहाँ है ऑब्जेक्ट? अब ऑब्जेक्ट है और मिरर के नजदीक, यानी कि ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हम मिरर को, मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अब कहाँ बनेगी इमेज? कैसी बनेगी? आ जाओ बनाते हैं अपन। कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इनके बीच में, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब आप बोलोगे कि मैम बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का मतलब क्या है? कि इनके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे
या टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे या टूवर्ड्स एफ रखेंगे? बेटा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का मतलब ये है कि आप इन दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। आप यहाँ भी रख सकते हो, 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 कहीं भी रख सकते हो। बस सिचुएशन ये है कि आपको इन दोनों के बीच में ही रखना है। ठीक है, चल अब क्या करेंगे, बनाएंगे रे डायग्राम। कैसे बनाएंगे? दो इंसिडेंट लाइट रेज बेटा निकालनी पड़ेंगी आपको। चलो निकालते हैं। कैसे निकालें? पहली इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, पहली इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाती है ना? रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करते हुए निकल जाती है लाइक दिस। अब दूसरी इंसिडेंट लाइट रे निकालेंगे ऑब्जेक्ट से जो फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर के गिर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल 2, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस। तो आपके पास दो वो आ गई हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। भाई दो इंसिडेंट रे थी तो दो रिफ्लेक्टेड रे आ गई। पहली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई कुछ इस तरीके से निकल गई। दूसरी इंसिडेंट रे फोकस को क्रॉस करते हुए बेटा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रूल 2, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल हो जाती है। तो ये हो गई दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। देखो कहाँ मिल रही है दोनों। आप बोलोगे कि मैम ये दोनों यहाँ कहीं मिल रही है। यहाँ कहीं का मतलब क्या है? यहाँ कहीं का मतलब ये है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैम दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल तो रही हैं लेकिन कहाँ मिल रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जा रहा है बेटा इमेज दूर खसकती जा रही है। पहले इमेज सबसे पहले कहाँ बनी थी? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फोकस पर बनी थी। फिर वो और पीछे खिसकी कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। फिर वो और पीछे खिसकी कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब तो देखो बेटा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही चली गई है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर क्या होगा बेटा? अभी भी तो इमेज मिरर के सामने ही बन रही है, मतलब कि वही नेचर तो वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, उल्टी बन रही है। उसके अलावा साइज क्या होगा? तो साइज आप बोलोगे मैम अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि इमेज का साइज देखो बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट की साइज से। एग्जैक्टली जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आता जाएगा बेटा, कॉन्केव मिरर के नजदीक, इमेज उसकी मिरर से दूर होती जाएगी, प्लस इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। सबसे पहला केस याद करो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड बनी थी। जब ऑब्जेक्ट नजदीक आया मिरर के तो उसकी इमेज फिर थोड़ी सी बड़ी हुई लेकिन अभी भी डिमिनिश्ड ही कहलाई। फिर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया बेटा तो उसकी इमेज तो सेम साइज की बन गई। अब जब ऑब्जेक्ट और नजदीक आ गया है मिरर के तो उसकी इमेज अब बड़ी हो गई है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो गई। कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज है 20 सेंटीमीटर, तो सपोज इमेज का साइज हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइज की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? एनलार्ज्ड। इमेज कैसी हो गई है? एनलार्ज्ड, बड़ी हो गई है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा मिरर से, इमेज उसकी दूर जाती जाएगी मिरर से और उसका जो साइज होगा ना इमेज का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस बेटा, केस नंबर 5। केस नंबर 5, अब ऑब्जेक्ट को बेटा अपन मिरर के और नजदीक ले आते हैं। आप बोलोगे कि मैम कितना नजदीक है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आ गया, और कितना नजदीक? तो अब मैं ऑब्जेक्ट को बेटा मिरर के फोकस पर ही ले जाकर के खड़ा कर दूंगी। तो अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ? मिरर के फोकस पर। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट फोकस। कुछ इस तरीके से, ये देखो ऑब्जेक्ट को बेटा मैंने फोकस पर ही ला करके खड़ा कर दिया है कि अब देखते हैं कि अब कैसे इमेज बनती है। तो इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्टेड रेस को मिलाना पड़ेगा। और रिफ्लेक्टेड रेस कब मिलेगी?
जब इंसिडेंट लाइट रेज आकर के गिरेंगी ना, तो आ जाओ गिरा देते हैं। पहली इंसिडेंट रे निकली है बेटा, जो कि मतलब ऑब्जेक्ट से पहली इंसिडेंट लाइट रे निकली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा सबको पता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा सबको पता है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी, है ना भाई। पहली इंसिडेंट रे वो निकली है ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी, निकल गई, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि मैम दूसरी इंसिडेंट रे हम कैसे ड्रॉ करें। अब तक तो जो हमने 4 शुरू के जो रे डायग्राम्स बनाए हैं उनमें हमने इंसिडेंट लाइट रेस को कॉमन रखा था कि एक इंसिडेंट रे ऐसी होती थी जो पैरेलल होती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी वो होती थी जो फोकस को क्रॉस करती हुई जाती थी मिरर के ऊपर गिरने के लिए, है ना। तो अब तक तो हम ऐसी ही रेस के साथ क्या कर रहे थे, रे डायग्राम बना रहे थे। लेकिन मैम यहाँ क्या करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट खुद ही कहाँ आ गया है, फोकस पर आ गया है। तो यहाँ पर हम वो वाली इंसिडेंट रे तो क्या बोलते हैं नहीं बना सकते हैं जो फोकस को क्रॉस करते हुए निकल करके मिरर को स्ट्राइक करेगी, है ना। ये वाली बना सकते हैं कि ऐसी लाइट रे निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस क्रॉस करती हुई निकल गई है। यहाँ पर हम वो दूसरी वाली इंसिडेंट रे नहीं निकाल सकते हैं बेटा जो फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी मिरर के ऊपर गिरने के लिए। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद कहाँ है, फोकस पर है। अब क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अपन एक दूसरे टाइप की इंसिडेंट रे भी निकाल सकते हैं। कौन से दूसरे टाइप की, एक ऐसी इंसिडेंट रे जिसको देख करके लग रहा हो कि वो मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए मिरर को जाकर के स्ट्राइक कर रही है, समझे कि नहीं। एक ऐसी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जिसको देख करके लग रहा है कि मानो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए, ठीक है। आप तो ये देखो ऑब्जेक्ट से एक ऐसी इंसिडेंट रे निकली, ये दिख रही है दूसरी इंसिडेंट रे जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिर रही है। इसको देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा, इसको देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मानो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए जाकर के गिर रही है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रूल नंबर 3 क्या बोलता था कि वो इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाके गिरती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस कर लेती है। मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना बेटा, रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी। रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी, लाइक दिस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? शुरू से शुरू करते हैं। देखो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ था बेटा, हाँ जी अपना ऑब्जेक्ट कहाँ था, देखो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट था फोकस पर। तो यहाँ से हमने वो वाली इंसिडेंट लाइट रे निकाल दी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, गिरी वो जाके मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल गई। अब वो वाली रे तो अपन निकाल नहीं सकते जो फोकस को क्रॉस करेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद कहाँ है, फोकस पर ही। तो अब हमने क्या करा, दूसरी इंसिडेंट रे निकाली, ठीक है। दूसरी हमने बेटा क्या करा है, इंसिडेंट रे निकाली है। अरे आ जाओ भाई, हाँ जी कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इंसिडेंट रे निकालेंगे। दूसरी इंसिडेंट रे निकालेंगे बेटा जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिरेगी। पहली ये हो गई, अब निकालेंगे दूसरी इंसिडेंट रे जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिरेगी। लेकिन इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो ये इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिर रही है। तो एक ऐसी इंसिडेंट रे बेटा
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे उसी के पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकल जाएगी लाइक दिस। तो अब आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रेज आ गई, एक तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए निकल रही है, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, ये वाली, ये दो हो गई ना, एक ये और एक ये। जरा देखो ध्यान से इन दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज को, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है कि नहीं है। आप बोलोगे कि मैम रेल की दो पटरियां पैरेलल होती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, वो सब फालतू बातें बेटा, फिजिक्स में उल्टा होता है, मतलब फिजिक्स में थोड़ा अलग होता है। फिजिक्स में बोला जाता है कि चलो ठीक है, अगर लाइट रेज पैरेलल भी हैं तो वो कहीं दूर जाकर के मिलेंगी। कितने दूर, बहुत दूर। अरे कितने दूर, इन्फिनिटी पे। फिजिक्स में हम बोलते हैं कि पैरेलल रेस तो फिर भी मिल जाती हैं, डाइवर्जिंग रेस कभी नहीं मिलती। मतलब वो रेस जो पैरेलल हैं वो तो चलो फिर भी आगे जाकर के कहीं मिलगे इन्फिनिटी पर, लेकिन जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं वो कभी भी नहीं मिलती हैं। तो ये तो फिर भी कैसी हैं, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो कहीं जाके मिलेंगी, कहाँ, बहुत दूर। कितने दूर, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे यदि मिलेंगी तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे ही बनेगी। तो लिख दूं कि इमेज कहाँ बनेगी बेटा, पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज, ठीक है। साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। इमेज बेटा कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, हाईली मैग्निफाइड भी बोल सकते हो आप उसको। और नेचर क्या होगा, नेचर तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस पर तो दो लाइट रेस कुछ इस तरीके से निकल करके इंसिडेंट होती हैं मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं बेटा वो आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज बहुत आगे जाकर के मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी होगी, और रियल और इन्वर्टेड नेचर तो अभी भी वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब एक लास्ट केस भी फटाफट से देख लेते हैं बेटा, केस नंबर 6। जब ऑब्जेक्ट को हम और नजदीक ले आए। अब आप बोलोगे कि मैम और कितना नजदीक, मतलब फोकस पर तो आपने ला करके खड़ा कर ही दिया है, आप क्या मिरर के मुंह पर ही दे मारेंगे क्या ऑब्जेक्ट को, नहीं बेटा, मिरर के मुंह पर नहीं दे मारेंगे, पोल और फोकस के बीच में कहीं रख देंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। आ जाओ बना देते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को बेटा, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, रख दिया पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए। रिफ्लेक्टेड रेस के लिए सबसे पहले आपको इंसिडेंट लाइट रेस निकालनी पड़ेगी ना बेटा, तब तो रिफ्लेक्शन होगा, तब तो रिफ्लेक्टेड रेस निकलेंगी। तो आ जाओ एक ऐसी इंसिडेंट लाइट रे निकालते हैं ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। या एक काम करो ना, आप तो जो थर्ड और जो फोर्थ रूल था, थर्ड रूल क्या था कि वो इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई जाएगी मिरर के ऊपर गिरने के लिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी, है ना। तो एक इंसिडेंट रे आप ये वाली बना दो और दूसरी वाली ये बना दो जो ओब्लिकली आकर के पोल पर गिरेगी, तो ओब्लिकली क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे निकल भी जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि पहली इंसिडेंट रे बेटा ये वाली है, जो अरे रे चाहिए है, लाइन नहीं चाहिए भाई। पहली इंसिडेंट रे जो मिरर के पोल के ऊपर जा करके ओब्लिकली गिर रही है, कुछ एंगल बना करके बेटा ये इंसिडेंट रे गिर रही है मिरर के पोल के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी बेटा वो भी ओब्लिकली ही निकलेगी, लाइक दिस, ठीक है।
दूसरी इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से निकलती है ऑब्जेक्ट से और मिरर के ऊपर जाकर के गिरती है कि ऐसा लगता है कि मानो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली इंसिडेंट रे निकली बेटा ऑब्जेक्ट से जो मिरर के पोल के ऊपर जाकर के गिर रही है ओब्लिकली, तो ओब्लिकली ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी निकल जाएगी। दूसरी इंसिडेंट रे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के ऐसी गिर रही है कि इसको देख करके लग रहा है कि ये मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई, ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इसी के पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब कि जो बेटा रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकलेगी। ये देखो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए निकलेगी। तो अब आपके पास फिर से क्या हुआ है बेटा, दो रिफ्लेक्टेड रे आ गई हैं। एक तो ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए निकल रही है ना, और दूसरी ये वाली, दूसरी ये वाली, ये रुको, अरे हाँ, दूसरी ये वाली, ये तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब इनको देखकर क्या बोलोगी कि मैम ये भी तो पैरेलल है ना? नहीं बेटा, ये एक्चुअली पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है, ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है। अब मेरे पास यहाँ पर स्केल वेल नहीं है, इसलिए मेरा जो डायग्राम है वो एकदम सीधे साधे नहीं बन पा रहे हैं, थोड़ी बहुत लाइन जो है ऊपर नीचे हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो आपको रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं वो थोड़ी सी पैरेलल दिख रही हैं। बट अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा। देखो ये वाली रे यहाँ जा रही है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, ये यहाँ जा रही है। यहाँ पर किस्सा अलग था, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज कैसी थी, पैरेलल थी। तो पैरेलल के लिए तो हम फिर भी बोलते कि चलो इन्फिनिटी पे जाकर के मिल जाएंगी, लेकिन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज बेटा कितना भी आगे चली जाएं वो डाइवर्ज ही होती रहेंगी, वो कभी भी मिलेंगी नहीं। और अगर मिलेंगे नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि यदि हम कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस बीच में रख देंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगी नहीं? ऑफ कोर्स बनेगी। कैसे बनेगी? तो ये जो डाइवर्जिंग रेज है बेटा, ये जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वेरी सॉरी, ये मिरर के सामने तो कहीं जाकर के मिलने नहीं वाली। तो एक काम करते हैं, इन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज को अपन पीछे की तरफ, मतलब मिरर के पीछे की तरफ अपन क्या करते हैं, एक्सटेंड करवाते हैं। भाई ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये बोलती हैं बड़े शान में कि भैया हम तो डाइवर्जिंग है, हम तो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इनको सबक सिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको मिरर के पीछे जाकर के एक्सटेंड करवाते हैं। इनको मिरर के पीछे जाकर के कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करवाते हैं, लाइक दिस। तो ऐसा लगता है कि मानो, क्या मानो, कि ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे जाकर के मिल रही हैं। आगे तो बेटा ये मिरर के सामने तो कभी भी ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिलने से रही, लेकिन इमेज तो चाहिए ना। तो हमने क्या करा, इन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया और करवा करके हमें ऐसा लगा कि मानो ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे कहीं जा करके मिल रही हैं। तो पीछे मिलेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा, मिरर के पीछे ही तो होगा ना, यहाँ पर, यहाँ पर। जो मिरर के सामने होता है वो रियल है, जो मिरर के पीठ पीछे होता है वो वर्चुअल है, नॉट रियल, वर्चुअल। तो इकलौता केस जहां पर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा, और आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि इमेज अपराइट होगी, इरेक्ट होगी। और वैसे भी अपन को पता है कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है। तो अभी तक तो जो अपना कॉनकेव मिरर है, साइज छोड़ो, हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता आ रहा था। इकलौता ऐसा केस जहां पर ये भी क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल मतलब कि मिरर के पीछे बनती है इमेज, इरेक्ट मतलब कि अपराइट बनती है। कौन सा वो केस होता है, जब अपन ऑब्जेक्ट को रख देते हैं पोल और फोकस के बीच में।
तो यहां पर मैं लिख दूं कि इमेज कहां बनी है, बिहाइंड मिरर, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, है ना। यहां पर तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है इन्फिनिटी वाले पर, लेकिन यहां पर भी इमेज बड़ी बनेगी लेकिन हाईली मैग्नीफाइड नहीं होगी, लेकिन हाँ एनलार्ज तो होगी ही होगी, इमेज विल बी एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब अपन रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज का बनती है मिरर के पीछे, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और एनलार्ज होती है। तो ये 6 केसेस बेटा कॉन्केव मिरर के आपको जानना बहुत जरूरी है, 6 के 6 केसेस दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए। पहला केस जब ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो इमेज, ये तो पहला केस नहीं दूसरा केस है, पहला केस कहाँ था, हाँ ये, जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, इमेज का बनेगी फोकस पर, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज का बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड साइज में अभी भी छोटी। थर्ड केस जब ऑब्जेक्ट आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो इमेज कहाँ बन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, सेम साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड अभी भी रहेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट होता है कहाँ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और नजदीक आता जा रहा है ऑब्जेक्ट मिरर से, कहाँ आ गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी और दूर जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, रियल, इन्वर्टेड अभी भी होगी लेकिन साइज में बड़ी होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आता जाएगा उसकी इमेज मिरर से दूर होती जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा बेटा मिरर से, उसकी इमेज साइज में बड़ी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, फोकस पर आ गया है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बहुत दूर, कितने दूर, इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। और लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट आ जाता है कहाँ, सेंटर ऑफ, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है फोकस एंड पोल के बीच में, तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनती है बेटा, बिहाइंड द मिरर। पहला इकलौता केस जहां पर ऑब्जेक्ट रियल, इन्वर्टेड इमेज के अलावा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, वो होता है ये जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है कॉन्केव मिरर के पोल एंड फोकस के बीच में। ये इकलौता केस है बेटा, प्लीज आपको इसको ध्यान रखना ही रखना है। और जिस तरीके से आज मैंने आपको रे डायग्राम्स बेटा बनाने सिखाए हैं, वो तरीका आपको भी अपनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि बस देख लिया हो गया, नहीं, एग्जाम में तुम्हें आएगा बनाने के लिए, मुझे नहीं आएगा, मैं तो बना चुकी हूँ अपने एग्जाम में, अब तुम्हारी बारी है। तो जिस तरीके से आज यहाँ पर एक एक रे डायग्राम तुम्हारे लिए मैंने बनाया है रूल्स को ध्यान में रखते हुए, वैसे ही रे डायग्राम्स बेटा अपनी नोटबुक में अभी के अभी बनाओ, और ना बने तो वीडियो देखो, या फिर एनसीईआरटी बुक तुम्हारे पास है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में बेटा 6 के 6 रे डायग्राम्स दिए हुए हैं, उन रे डायग्राम्स को भी बनाओ। और फिर ये टेबल दी हुई है जहाँ पर चीज़ों को समराइज किया हुआ है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे हो, इमेज का बनेगी फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज का बनेगी सी और एफ के बीच में, डिमिनिश्ड होगी, रियल, इन्वर्टेड तब भी रहेगी। जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज वहीं बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल, इन्वर्टेड तब भी बनेगी। जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनलार्ज होगी साइज में और रियल, इन्वर्टेड तब भी रहेगी। जब ऑब्जेक्ट होगा फोकस पर, तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, हाईली एनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। जब ऑब्जेक्ट इतना नजदीक आ गया कि वो पोल और फोकस के बीच में ही आ गया, तो फिर उसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। दैट्स ऑल। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।